अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ये कुछ जो अहम खबरें थी वो आपने देखी। अभी हम जो आपको मोन्टाज दिखा रहे थे, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वाइट पेपर इशू किया, वो पुराना उनका जो आर्ग्यूमेंट है और जो उनका इल्ज़ाम एलिगेशन है कि फॉर्म 47 के ज़रिए बहुत सारी सीट्स हमसे छीनी गई। अब उसके बाद आगे की सूरत हाल क्या बनेगी? सड़कों पर आने की तैयारी का पहले कह चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अभी तक एहतजाज का कुछ मामला नज़र नहीं आता। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी तैनाती के तरीकाकार के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। फैसला नहीं हो सका कि क्या रूल्स चेंज किए जाएं। ये एक तजवीज़ ज़ेर गौर थी वहाँ पे कि जो सीनियर मोस्ट हैं हाई कोर्ट का, उनको चीफ जस्टिस बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन खैर, इसके हवाले से ज़रा ये भी बताते हैं कि हुकूमत ने एक आइनी तरमीम करने का फैसला किया है। इस सब मामले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त कि ये होनी चाहिए चीज़ें, और कौन जज कैसे एलिवेट होगा, मुद्दत मुलाजमत क्या होगी, ये सब चीज़ें तय होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजेस के ख़त वाला मामला है और उसके अंदर बाकी बार्स वगैरह तो फरीक हैं, उसके अंदर बाकी पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये तमाम इस वक्त जजेस भी हैं। तो एक ये कयास किया जाता है, ये कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि डिफरेंट प्रेशर टैक्टिक्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब पे एतराज़ आया तो फिर आईबी ने आज कहा कि हम दरखास्त वापस लेते। जो बेंच पे उन्होंने एतराज़ किया था, उन्होंने कहा कि अब मैं आपको वापस नहीं लेने दूंगा, रिजेक्ट आपकी दरखास्त हो चुकी है, फाइन आपको लग चुका है, फैसला आएगा तो उसके बाद आप बताइएगा कि आपने क्यों ये पिटिशन की थी। और दूसरी बात उन्होंने साथ ही कही कि जो DGIB हैं उनको शो कॉज किया जाएगा कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हम प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करते हैं और तारुफ करवाते हैं आपके साथ अपने मेहमानों का। हमारे साथ अहमद उवैस साहब मौजूद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपने वक्त दिया है। अहमद उवैस साहब, सिंस यू आर अ लॉयर एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लॉ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का और उसके बाद द गवर्नमेंट इज विलिंग, वो सोच रही है हुकूमत के आईनी तरमीम की जाए जजेस की तैनाती के तरीकाकार के हवाले से। गो के वजीर कानून इस बात की तो नफ़ी कर चुके जब उनसे पूछा गया कि कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत, यानी कि वो जो एज जिसमें रिटायर हो जाता है, वो एज बढ़ाने का इरादा तो नहीं। उन्होंने कहा ऐसा कोई इरादा नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन क्या आप उसूली तौर पर इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जजेस की एलिवेशन का तरीका, जजेस को जब इंडक्ट होते हैं उसका तरीकाकार और मुद्दत मुलाजमत वगैरह डिफरेंट ये जो सवाल आते हैं, बट दे नीड रिविजिट, इन पर बात तो होनी चाहिए। टाइमिंग की बात अलग है, वो बाद में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये मैटर एक्सक्लूसिवली जुडिशरी का मैटर है। अपॉइंटमेंट और एलिवेशन ऑफ जजेस जो है उनकी, और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का लगाना या उनकी एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, ये एक्सक्लूसिव मैटर हैं जिसका ताल्लुक जुडिशरी के साथ है। और ये मैटर जो है ये पार्लियामेंट में जाके डिसाइड नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल गलत इनका है कि इन्होंने आपकी कुछ कर नहीं सके और पार्लियामेंट के साथ डाल दिया है। और पार्लियामेंट में ना तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ना वो सिंसेरिटी है, ना वो डिस्पैशनेट होकर फैसले करते हैं। ये हमारे सामने ये बातें जो हैं आ चुकी हुई हैं, रोशन है हमारे सामने कि पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंटेरियन जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली जो इस वक्त का तबका वहां बैठा हुआ है। अहमद साहब, ये मामला बहुत पहले आया था ना एक दफा। आसिफ अली जरदारी उस वक्त भी सदर हुआ करते थे और इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो उस वक्त यही मैटर था कि हम करते हैं, तो वो चला था मामला। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम करेंगे जी। उस वक्त तो जुडिशरी ने ये कहा था, चीफ साहब ने, कि ये मैटर जो है आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और याद होगा कि वो जो कमीशन, जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाता था, तो पार्लियामेंट कमेटी को उन्होंने कहा था कोई इख्तियार नहीं, जुडिशल कमीशन का फैसला ही फाइनल गिना जाएगा। उस वक्त ये बात भी हुई थी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इट इज द मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स, जिसको कहा जाता है कि पीछे कोई भी आप सिस्टम बना लें, वो सिस्टम कामयाब उस वक्त होगा कि पीछे आदमी जो इसको चलाने वाला है, जो कानून साजी हो चुकी है उसके ऊपर जिसने अमल पैरा करवाना है, जिसने एनफोर्स करना है उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका कैरेक्टर और उसका डिस्पैशनेट होके उसको आगे लेके चलना, अपने सेल्फ को माइनस करके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये जब तक कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी,
हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और वो बिल्कुल फुकदान है नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसमें लेकिन अहमद साहब आप समझते नहीं है कि सीनियरिटी का उसूल काफी नहीं है, ये देखना कि किस जज ने कितने फैसले दिए हैं और वो फैसले कितने नहीं है। मैं ये कहने लगा आपको, ये आपके सामने बात में अभी कर रहा हूं जी कि बिल्कुल काफी नहीं है। सीनियरिटी को सिर्फ सीनियरिटी देखना ही काफी नहीं है, लेकिन सीनियरिटी से जब आप हट के दूसरे मामलात को कंसीडर करेंगे तो उस वक्त आपका सेल्फलेस होके, पैशनेट होके, इंटरेस्ट की सुप्रीमेसी को कायम रखते हुए और इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए आपको फैसले करने पड़ेंगे। सही। उसलिए आसान तरीका निकाला था कि जी हम ये सीनियरिटी को सामने रख लें। सीनियरिटी को जहां आगे भी फैसला ये मौजूद है। देखिए जो वो वहाबुल खारी साहब के केस का जो अल जहाद ट्रस्ट केस का जो फैसला है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हर सूरत सीनियरिटी को लेके आएंगे। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगाना है या उसको अगर उसके किसी जूनियर को ऊपर ले आना है तो आप रीजन लिखेंगे। चले वो तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बुनियाद के ऊपर। हाँ, लेकिन उसमें सर ये भी तो है ना कि मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला मामला आया, उसके अलावा एक और अमेंडमेंट थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का अगर जज साहब को खुद एतराज़ नहीं है, चीफ जस्टिस साहब को और बाकी सीनियर जजेस को, तो और दूसरा अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो इख्तियार है पार्लियामेंट का। मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाऊंगा। बलोच साहब, ये टाइमिंग के हवाले से जिस वक्त इलेक्शंस की बात हो रही थी, आपको याद ही है पिछले साल की बात है, तो उस वक्त अचानक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला इस पर गौर ख़ौज शुरू हो गया, फिर वो एक्ट भी, बिल भी आ गया और पास भी हो गया, एक्ट भी बन गया, और उससे बहुत सारा मामला डिले हुआ। तो वो एक तासुर ये जाता था कि यहाँ पर कोई मेलाफाइड इंटेंशन मौजूद हो सकती है। ये मामला बिल्कुल ठीक है, अहमद साहब भी इससे एग्री कर रहे हैं कि होना चाहिए, इसको रिविजिट करना चाहिए, लेकिन एट दिस टाइम जब जजेस के मामला चल रहे हैं, हाई कोर्ट तमाम तकरीबन इन्वॉल्व हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाज जारी है, ऐसे मौके के ऊपर ये खबर सामने आना कि हुकूमत सोच रही है कि हम आइन में तरमीम करें जजेस के मामलात को लेकर, सवालात नहीं उठ जाते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जाहिर है कि हर आदमी की जिसला में से हो, किसी भी तबके साफी में से हो, सियासत में से हो, हर आदमी की राय जो है वो अपनी जगह पर अहम, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून साजी करना जो है वो पार्लियामान का था। और हमारे मुल्क की अदालतों में अगर हम ये सिर्फ कहें कि फलां केस इस वक्त अदालत में चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस पर काजी फायज साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, फुल कोर्ट बना के, और वहाँ पर वो मतलब है कि केस जो है इसकी लाइव कवरेज भी दिखाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अदलिया और जो हुकूमत है वो इन मामलात को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। दूसरी ये गुजारिश है कि ये कह देना कि फलां केस चल रहा है तो पार्लियामान अपना काम रोक दे। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी जब तक तमाम इदारे, पार्लियामान एक इदारा है, वहाँ पर मैं और आप मैटर नहीं करते, चेहरे बदलते रहते हैं, पार्लियामान के अरकान तब्दील होते रहते हैं, पार्टी तब्दील होती रहती है, लेकिन पार्लियामान की सुप्रीमेसी के ऊपर अगर हम ज़र्ब लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो हम अदलिया की आज़ादी के ऊपर ज़र्ब लगाएंगे। और आप जुडिशरी भी तो है ना, अब जुडिशरी के अगर ऐसे महसूस हो कि उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है किसी भी एंगल के साथ, या असरअंदाज होने की कोशिश की गई है उनके काम के ऊपर, तो ये भी तो पार्लियामेंट का काम तो नहीं है। मैं एक गुजारिश करूंगा, आपने जिक्र किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर। देखिए, इस बिल के ऊपर भी जब वो बिल आया तो इसको हर तबका की तरफ से सराहा गया। ये मुमकिन नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर तनकीद ना हो। जाहिर है उसके ऊपर भी एक तबका था जो तनकीद करता था, लेकिन इससे पहले जब चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, वहाँ पर ये बार बार मतलब है कि सवाल उठता था कि एक मर्जी के वो बना के जो बेंच है, और फिर जाहिर है बार बार चंद मखसूस जजेस कई हर बेंच में रिपीट होना और फिर मखसूस किस्म के फैसले आने। उसके बाद जब ये चीज़ लाई गई तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम इस चीज़ का क्रेडिट, इस कानून साजी के कामयाब होने का क्रेडिट अगर काजी फायज साहब और उनकी सारे जो मौजूदा हमारे अदलिया के जजेस हैं इनको ना दें, क्योंकि इस चीज़ को सराहा गया। और ये वो
वो अमेंडमेंट डाली गई कि जो कि वकला की तरफ से थी, वकला की बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से थी। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब तक बिल सामने ना आए, जब तक बिल सामने, जाहिर है कि वो रातों रात थोड़ी है, एक बिल आएगा बनेगा, अगर वो आना उस पर बहस होगी, वो पार्लियामान के अरकान के सामने आएगा, वो मीडिया के सामने आएगा, वो वकला के सामने आएगा, वो बार के सामने आएगा। और हो सकता है कि जाहिर है कि जो हमारे बार हैं, जो हमारी वो लीडरशिप है, अदलिया का जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हो सकता है उनसे भी मुशावरत की गई हो या की जा रही हो या की जाएगी इस सिलसिला में। तो उसके कबल और वक्त ये कह देना कि ये चीजें बदनीति पे मबनी है इसमें भी, और अभी एक चीज आई, एक्टिविटी तो स्टार्ट हो गई ना, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, आया कुछ नहीं सामने तो होनी चाहिए, लेकिन शुरू तो हो गया ना मामला, और ये थोड़ा सा वेट भी हो सकता था ना इसमें। उसी वक्त जब काजी फाइजल साहब की भी कुछ अरसे बाद रिटायरमेंट आ रही है, उस वक्त एक आईनी तरमीम की बात सामने आ जाना और फिर ये सवालात उठना, और पूछा गया आपके वजीर कानून से कि आप उम्र में तोसी कर रहे हैं, जो एक एज लिमिट होती है जिसके बाद रिटायर हो जाती है। उन्होंने कहा अभी तो ऐसा उन्होंने इरादा नहीं जाहिर किया ऐसा, लेकिन आ गया तो देखिए ना, एक किसी ने पूछा, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बिल के सामने आना चाहिए, और बिल भी जाहिर है राय से वो पास होता है। उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेहतरी की तरफ ले जा रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए उसमें। उसमें मतलब है कि जाहिर है कि जब वो सामने आएगा और उस पर पब्लिक ओपिनियन भी आएगी, उसमें वकला की तरफ। अच्छा सर, चलें ठीक हो गया, वो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि टाइमिंग की वजह से सवालात उठते हैं जिसमें उसमें तो ये सिर्फ मैं कह देना कि फलां केस चल रहा है तो पार्लियामान अपना काम बंद कर दे, मेरा ख्याल है नहीं बंद करने का तो बिल्कुल बात नहीं हो रही, अगर पार्लियामान समझती है कि उसमें कोई कानून साजी करनी, उसका काम क्या है पार्लियामान का काम कानून साजी करना, बिल्कुल वो सामने लाए, उस पर जरूर तनकीद करेंगे, मैं और आप भी बैठकर बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, मैं बिल अहमद अवैस साहब की तरफ भी जाता हूँ इस पे ब्रीफली बलोच साहब। आखिर में सिर्फ मैं एक लफ्ज़ ऐड करूंगा, देखिए कोई चीज भी कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी चीज मुकम्मल नहीं है, हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त। नहीं, वो तो मैंने पहले अपना आर्गुमेंट यहाँ से स्टार्ट किया ना कि यहाँ पे भी बहुत सारी जरूरत है, जस्ट द टाइमिंग। और उसमें अगर कल को ये निकला है कि जनाब मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए या फिर एलिवेशन का तरीकाकार चेंज कर दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन हुआ, मतलब वो जो कोर्ट से फैसला आया, तो उसके बाद सदर मुमलकत ने जो उनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन था वापस लिया, मतलब जो जबरी तौर पर उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू जब उनको फारिग किया गया था, वो आज हुआ। तो मतलब ये एक इकरार है कि यार उस वक्त गलत हुआ था, और किन्होंने गलत किया ये भी सबके सामने ही है, ओपनली अदालत के अंदर ये सब बातचीत होती रही। सजा तो खैर किसी को नहीं। आप समझते हैं गौर बलोच साहब कि आज जो जज साहिबान इल्जामात लगा रहे हैं वो उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो उस वक्त शौकत सिद्दीकी लगा रहे थे और जो आज 6 जजेस ने लगाया, और उनके अलावा दीगर जजेस ने, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लगाया इल्जामात। वो सेम ही मामला नहीं है क्या आपके ख्याल में कि कल को यही हो रहा हो कि जनाब हम फिर कह रहे हो कि हाँ यार वो ठीक कह रहे थे? देखे बात ये है कि बिल्कुल जो जस्टिस सिद्दीकी साहब ने बातें की और फिर जो जिस चीज़ का उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, और फिर उसके बाद जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, जाहिर है हमें अदलिया का बड़ा एहतराम है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, फैसलों से इख्तिलाफ किया जा सकता है फैसला आने के बाद और उस पर राय भी दी जा सकती है, लेकिन देखिए ये बड़े सेंसिटिव इशूज है। एक वो वक्त था कि हम सदाएं लगाते रहते थे कि फलां कौमी मसला है, इस पर फुल कोड बना दे, लेकिन नहीं बनाया जाता था। आज 6 जजेस का मामला है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क को कौम के लिए बेहतर है। हाँ, कहीं तो खामियां हैं, कहीं कोई चीजें हैं, तो वो इंशाल्लाह वो सामने आएंगी, चाहे वो अमेंडमेंट बिल्कुल होना चाहिए, वो आगे वो वैसे उसमें वो सोल्यूशन क्या निकालते हैं, फैसला देते हैं, या फिर उसमें दोबारा मतलब पहले जैसे इंक्वायरी कमीशन बना था उस मतलब क्या मामला होता है वो तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट अहमद अवैस साहब, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो चल रहा है, जिस तरह से जो पिछली समाअत थी वो आपने देखी सुनी, काजी फाइजल साहब के खास तौर पे उसके अंदर रिमार्क्स बड़े काबिल गौर हैं, क्योंकि बाकी जजेस उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच रहे थे, यूँ महसूस हुआ देख के। आपके ख्याल में, और फिर उसके साथ पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का मतलब बयान साहब, मतलब वर्जन सामने आ जाना कि जिस किस्म का उन्होंने बातें की, वो जो पुश था जिसको पुश बैक करने की कोशिश की थी जुडिशरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, वो जहां से आ रही थी वो अभी भी वहां से प्रेशर तो आ रहा है, इसका मतलब है।
देखिए ना, सवाल यह है कि प्रेशर को रोकने के लिए कुछ भी हमने नहीं किया अभी तक तो सिवाय इसके कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने वो किया है कि डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दिया। अदरवाइज सब्सटेंशियली तो पूरा दिन जो गुजर गया उस दिन कोई ऐसी बात नहीं हुई है ना। काजी साहब ने कोई ऐसा डायरेक्ट एक ऐसी बात की हो जिससे पता लगा कि जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन ये है और इस अंदाज में काम, जैसे मंसूर अली शाह बल्कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर्ट कर रहे थे, जैसे अतर मनीला साहब जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थे, वो बहुत ज्यादा थे। अब वो इस हद तक उनको ब्लैकमेल करने तो हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब लेट्स होप कि मतलब आगे कोर्ट में जो अगली समात है, मेरा ख्याल है 8th में, वहां पे ये बहुत सारी चीजें और फिर खुलेंगी। मैंने एक ब्रेक पे जाना है, अगर आप बता देते हैं। एक ब्रेक मुझे लेने का बड़ा कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब जो बात चल रही थी ना कुछ अरसे से कि पीटीआई के फलां लीडर ने फलां ने कह दिया कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, पॉलिटिशियन से बात नहीं होगी। उस पर इमरान खान साहब का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया कि जब भी बात होगी, अच्छा होगी, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही, बट वो ओपनली होगी और पब्लिकली होगी और सबको बता के होगी। एनीवेज, इस मुद्दे पर और फिर जो वाइट पेपर है और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो मार्च करने के लिए पर तोल रहे हैं या बड़ी कोई एहतजाजी एक वो कैंपेन चलाने लगे कि हुकूमत नहीं चलने देंगे, उसमें कितनी सदाकत है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। अली गौर बलोच साहब, एक चीज़ तो अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि यू डोंट हैव द एक्चुअल पावर, आपसे बात क्या करनी है। अच्छा, उसकी बाबत तो कल बात हो रही थी कि एक तरफ से इशारा आया कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ से बड़ा फेक प्रोपेगेंडा होता है और ये जो है ना बड़ा शैतानी किस्म का मीडिया, और उसके ऊपर एक यक जुम्बिश अबरू आपकी हुकूमत ने स्टार्ट भी कर दी उसके ऊपर कानून साजी करना, जिस पर आप खुद पहले तनकीद करते रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कहा यह जाता है कि यार जहाँ से बात आती है और आप मिनोअन तस्लीम कर लेते हैं, तो उन्हीं के साथ क्यों ना बात की जाए। देखिए बात ये है कि मैं यहाँ पर दो मुख्तर गुजारिश करूँगा। अभी बात हो रही थी कि जो ट्रायल चल रहा है, मुझे ये बताएं कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ केस बनाने वाले कौन है? क्या वो आज जुडिशरी की आज़ादी के अलंबरदार बनने के अहल हैं? क्या उन्होंने अपने गिरेबान में झांका है कि उन्होंने मादी में क्या किरदार अदा किया है? जब वो अपने सियासी मुखालफिन को जेलों के अंदर बंद करवाते थे और अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि हमें इसी बंद करवा दो। जब ख्वाजा साद रशीद का फैसला आया और उसकी फैसले की बेल हुई थी और उसकी जजमेंट में जज साहब ने लिखा था कि कौन कौन से इदारे जो है, मेरी गुजारिश है ना, वही है कौन कौन से, वही मैं कह रहा हूँ कि काजी अपना उस फैसले में लिखा गया था कि कौन कौन से इदारे जो है जिनको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वफादारियाँ बदलने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पार्टियां बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो मसूफ जो अब जेल में बैठे बगले बजाया करते थे और खुशी का इजहार किया करते थे कि आज हमने फलां विकेट गिरा दिया, फलां को जेल में बंद कर दिया, फलां के साथ ये शुरू चलेगा, और आज तो मातूब वो है करने का। अच्छा, दूसरी अब आपका सवाल आ गया कि भाई ये मतलब है कि ये जो कह रहे हैं कि वो सब है, असल में तो वो एनआरओ मांग रहे हैं। वो बिल्कुल उन्होंने अपने मिजाज के हम जो हम तवक्को करते हैं और जिस तरह से उनका मिजाज है, ये वही महसूस है ना जब इन्होंने 2013 के धरने दिए थे और अंपायर की उंगली की बातें किया करते थे। ये वही महसूस है जो तमाम सियासी पार्टीज के लोगों को चोर और डाकू कहते हैं, और चाहे परवेज लाई और किसी को अपने साथ मिला ले, चाहे खुद इनके ऊपर मैं, लेकिन बलोच साहब एक छोटी सी गुजारिश, चोरी और डाके नहीं है। कल रात को उन्होंने जो टेलीग्राफ में मजमून लिख दिया, मतलब वो यहाँ पे हम बयान भी नहीं कर सकते उस तरह से, वो एनआरओ तो नहीं हो सकता ना, जिस तरह की बातें उसके अंदर की गई हैं उस मजमून के अंदर। देखिए वो यही एनआरओ है ना कि मुख्तलिफ बयानात देकर जो है वो प्रेशराइज करके फिर कहना कि ओपन बात होगी। असल में तो वही कह रहे हैं, वो दोबारा बैसाखियां ढूंढ रहे हैं जिसका वो जिक्र किया करते थे कि मेरे तो बस में नहीं है, लोग भेजने वाला कोई और है। तो जब को लोग भेजने वाले और थे तो आपने आरटीआई सिस्टम बंद करके वोट चोरी करके इक़्तिदार क्यों हासिल किया?
मेरा सवाल तो ये था कि वो कहते हैं कि आप बेबस हैं, आपसे पॉलिटिकल मतलब वो बरादरी से, अपनी बरादरी से बात नहीं करनी क्योंकि बेबस हैं आप, उनसे बात करें जो आपके पीछे हैं, वो ये कहते हैं। वो मैं कहता हूँ ये सियासी पार्टी नहीं है, उनका वो सियासत पे बिलीव नहीं करते, वो कानून और आइन पर यकीन ही नहीं रखते, उनको सिर्फ बैसाखियों वालों के साथ ही बात करनी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं बलोच साहब, कामरान मुर्तजा साहब ने जरा ज्वाइन किया, वो दोबारा फिर चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं, किस चोर दरवाजे के जरिए दोबारा पाकिस्तान की मैसेज को खराब करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। ठीक, अच्छा कामरान मुर्तजा साहब ने, मैं उन्हें शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ JUI से के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। PTI ने जो वाइट पेपर इशू किया है और उसके अंदर जो बातें हैं, सिर्फ अल्फाज के थोड़े से डिफरेंस के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी जमात बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग क्या है? ये पॉसिबिलिटी है कि इकट्ठे होकर आप लोग जो भी आपने गवर्नमेंट जिस तरह मौलाना साहब ऐलान करते हैं वही ऐलान दूसरी तरह से PTI करती है दैट हम अपना जो मैंडेट चोरी हुआ है वो जाने नहीं देंगे कहीं पे, तो इकट्ठे होने का कुछ चांस? देखिए, इसमें जो हम कहते हैं वही PTI कह रही है, और अगर आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो नून भी शायद नवाज शरीफ साहब भी वही बातें कर रहे थे जो हम कहते हैं। असल मर्ज जो है पाकिस्तान का, वो असल मर्ज की तशखीस यही है कि आप आपस में बैठे, सियासी कुव्वतें बैठे और ये तय कर लें कि हमने दस्तूर के अंदर चलना है, करप्शन जीरो करनी है या कम से कम करनी है। जीरो अगर नहीं कर सकते, लीकेज का चांस कहीं ना कहीं पे होता है। और इस दो बातों के अलावा जो है ना, पाकिस्तान की बका का कोई रास्ता शायद नहीं है। अगर पाकिस्तान ने चलना है, और अल्लाह करे कि ये चले और क़यामत कायम रहे, तो इस रास्ते सियासी कुव्वतें आपस में बैठे और करप्शन जो है ना, वो जो मैं और आप मिल के करते हैं या हम जैसे लोग करते हैं, उसको जीरो करें। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप करप्शन भी करते रहेंगे, अल्लाह के नाम पे लोगों से मांगते भी रहेंगे खैरात भी, उस वक्त तक भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। और ये इस तरह से आगे बैठने का कामरान साहब एक फार्मूला ये आया कि जो मैंडेट चोरी किया गया, PTI की बात कर रहा हूँ, वो पहले कन्फेस किया जाए कि वो गलत हुआ, अच्छा उसके ऊपर और कुछ नहीं तो जुडिशल तहकीकात कराई जाए, वो जो वाइट पेपर में भी उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर इकट्ठे बैठ जाते हैं कि आइंदा इलेक्शंस किस तरह से शफाफ बनाए जा सकते हैं और फिर उसके बाद अगले इलेक्शंस की तरफ चला जाए। आपकी जमात को ये कबूल है, ये ऑफर कह लीजिए या इस तरह का लाएअमल? इसमें बात ये शायद दुरुस्त हो, मगर इसमें फिर दूसरी तरफ से ये बात आएगी कि 2024 से पहले 2018 वाले इलेक्शन के हवाले से भी कन्फेशन की जाए, तो वो फिर एक ऐसा जो है पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कि शायद हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि आइंदा के लिए इंश्योर करें कि इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे। हम पुराने गड़े मुर्दे अगर उखाड़ने लगेंगे, 2024 की बात करेंगे तो फिर 2018 की बात भी होगी, 2018 की बात करेंगे फिर 13 की बात भी होगी, फिर फिर 13 से पीछे 8 की भी होगी, फिर वो फिर चले जाते हैं। फिर तो हम पाकिस्तान में पहले इलेक्शन हुए थे वहाँ से शुरू कर लेते हैं। इल्ज़ाम तो हमेशा से बुरा ही है। अहमद उवैस साहब, ये जो PTI कह रही है, अब जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मिलकर आगे चलना है, मौक़िफ़ ये आता है PTI की तरफ से कि ये तो ऑलरेडी तमाम जो हमें नुकसान आते हैं उनके फ़ायदे एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इन पार्टीज़ को हैं, इनके साथ हम कैसे बैठ जाएं और फिर ये तो अपने उन पे कुछ कर नहीं सकते। आपका भी ताल्लुक, इफ़ यू हैव आई थिंक ऑफिशियली जॉइन PTI, लेकिन ये वाली बात ही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करनी है और किसी से करनी नहीं है। और यहाँ पे अगर करनी है तो सिर्फ इतनी करनी है कि ये पहले माने कि आपने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की और फिर ख़त्म करें उस हुकूमत को और आगे की तरफ चलें। आर्गुमेंट ये भी है ना कि यार फाइनेंशियली इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, बार बार इलेक्शंस पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। देखिए बात ये है, आप देखिए, मैं आप इसमें जब इन्होंने हुकूमत बना ली, गलत बनी, रिगिंग की बुनियाद के ऊपर इलेक्टेड डिक्लेयर हो गए, उसके बाद झूठा ओथ लेके प्राइम मिनिस्टर बन गए, चलो हो गया। जब हुकूमत बना ली आपने तो मैग्नेनिमिटी आपको दिखानी है कि ऑपोजिशन को दिखानी है। ठीक, आपको मैग्नेनिमिटी दिखाने के लिए हाथ बढ़ाना है और TOR को फिक्स बनाना है आपके कि हाँ जी हम इन बातों पे आपसे बात करने को तैयार हैं। देखिए ना, ये इतना अरसा गुजार दिया, आज 2 महीने से ऊपर हो गया, हुकूमत भी बन गई और इस मसले के ऊपर ये खामोश रहे, इन्होंने नहीं किया, कुछ बात नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि इनकी इस्तात से ये बियॉन्ड है, क्योंकि ये अकेले इसके अहलियत से भी रखते हैं कि ये खुद किसी से बात कर सके।
वरना तो आपको पता होगा कि 1977 वैसे अहमद ओवैस साहब आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो तो पीटीआई से बात करने को बिल्कुल राजी नहीं है ना, उधर से कोई इस तरह की पेशरफ्त हुई भी नहीं है। ये अलग बात है ना, हम कब कहते हैं। आप देखिए आज की स्टेटमेंट आपने कल पढ़ी होगी, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो वहां पे वो एकेडमी में पासिंग आउट के वक्त पे जो तकरीर की है, आज की बड़ी अखबारों में भी और सारी डिटेल आई है, आपने देखी होगी। अब वहां पे वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के आइन को ट्रैम्पल करेगा उसको कोई हक नहीं है कि वो लेक्चर दे डेमोक्रेसी का और आइन के ऊपर। चले अल्लाह रहम करे, लेकिन सूरत कुछ ऐसी नजर आती है। कामरान साहब ये फरमा दीजिएगा सिर्फ कि अभी तो आपकी जमात का ऐलान है, मौलाना साहब की बड़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स अभी थोड़ी देर आपके आने से पहले हम दिखा भी रहे थे जो कल उन्होंने बयान दिया। अच्छा, आगे उनका जो लाएमल उनकी सोच समझ आती है कि मतलब ही वांट्स टू गो स्ट्रेट एट द गवर्नमेंट, और वो तब तक उन्होंने रुकना नहीं है जब तक वो कहते हैं कि जो मैंडेट मेरे से लिया गया वापस नहीं मिलता। बट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर तो है पीएमएलएन का भी, आप मिलके एक कंट्रोल्ड केओस क्रिएट करके मुल्क के अंदर, और वो दोबारा ये वाला जो सेटअप जो जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है उससे निकल के नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। मियाँ साहब और मौलाना साहब अंदर से एक ही हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? इट इज बीइंग सेड अलेजिडली। देखिए, इल्जाम लगाने को लगा दें, वो उसको किसी की जुबान को आदमी रोक नहीं सकता। जो मुझे जाती तौर पे पता है कि जाती तौर पे मैं अपनी नॉलेज की बुनियाद पे कह रहा हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मुझे जाती तौर पे पता है कि जो हमारा मैंडेट उसमें कट लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो हमारे बहुत से दोस्तों का भी हाथ है, और ये बात मौलाना से बता दी गई थी, तो यकीन कर रहे थे इस बात पे या नहीं, मगर मौलाना साहब के दोस्त, नून लीग वाले दोस्तों की बात कर रहे हैं आप? किन दोस्तों की कर रहे हैं? मैं सियासी दोस्तों की बात कर रहा हूं। ठीक, नून भी है उसमें। ठीक, अब लास्ट कमेंट सिर्फ अली गौर बलोच साहब, वो सिर्फ ये है कि जिस तरह की नरमी मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात तो कहीं सख्त हैं, इतने पीटीआई के नहीं है, उनके हवाले से दिखाई जाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो अहमद ओवैस साहब कह रहे थे कि एक बड़ी जमात से बात करनी है, कुछ मैग्नानिमिटी तो आपकी जमात को भी दिखानी चाहिए ना। देखिए, हमने तो बिल्कुल हमारी तरफ से तो जो है बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि ये किसी भी सियासी पार्टी से बात नहीं करना चाहते, और ना ही कोई इनका सियासी मिजाज है, और ना ही ये सियासी। अभी मैं कैसे खुले हैं जब आपके हाथ ही खुले नहीं? अभी मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने बात की है सर, मैंने आपकी बात सुनी। देखिए, बात ये है कि अभी जिक्र हुआ कि जो मतलब है कि जो बात थी आर्मी चीफ साहब ने, वो मतलब है कि इसकी उन्होंने तस्दीक की है। आर्टिकल 19 ये बताएं कि हाँ जी, किस आइन में लिखा है कि आप जो है शहदा के मुजस्समों को आग लगा दें? किस आइन में लिखा हुआ है कि वो आप पाकिस्तान के जो पेशावर रेडियो स्टेशन था जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, आप उसको आग लगा दे? ये आइन की बातें तो नहीं है, जो आइन में लिखा है उस पर तो अमल नहीं करते आप मोटरवेज आइन की बातें थोड़ी आग लगा दे, तो फिर आइन को हमारा उन लोगों को दहशतगर्द कहता, आप मानते ना? आप माने कि आप सियासी पार्टी नहीं है, आप दहशतगर्द हैं। आपने दहशतगर्दी के वाक़यात किए हैं, दहशतगर्दों को सियासत करने का पाकिस्तान में कोई हक हासिल नहीं किया। साहब आप देखें, ऐसे तो फिर बात बिल्कुल ही नहीं ना सारे। आप यही जब करेंगे कि आप अगले जमात को दहशतगर्द कह दें, फिर तो इसका मतलब ये मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा मेरा मासूमाना सवाल मेरी गुजारिश सुने ना, मेरा मासूमाना सवाल। मौलाना फजलुर रहमान साहब तनकीद कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टी भी बात कर रही है, बहुत मुश्किल से मुश्किल वक्त भी देखे पार्टीज ने। ये तो पहली दफा भी इक़्तिदार में आए हैं मरकज में, और वो भी 18 में वोट चुरा के आरटीआई सिस्टम बंद करके आए थे, और अगला इलेक्शन ईवीएम के जरिए चोरी करना चाहते थे, जो भाषण दे रहे हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी और सियासी पार्टी ने इस किस्म का पाकिस्तान की 70 साल तारीख में अगर ये किरदार अदा किया तो मुझे बता। चलें, वो तो सर फिर बात आप हो गई ना, फिर तो बात क्लियर होगी कि करने वाले, सुप्रीम कोर्ट के करने वाले,
तो आपको डिफाइन करना होगा। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे बलोच साहब कि हम बात करें, अब आप जो फरमा रहे हैं कि वो नहीं हो सकती, चलें वो तो एक अपनी जगह पर रह गया। मैंने एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट मामला ये था कि आज बड़ा एक तारीख साज दिन भी है पाकिस्तान के लिए, इस वजह से ब्रेक ली। जो तमाम मेहमान साथ मौजूद थे उन सबका बहुत शुक्रिया। विल गो टू अनदर स्टोरी आफ्टर दिस ब्रेक कि पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन क्यों है, क्योंकि पहला कौमी सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना हो चुका है। विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना हो चुका है और चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी जो है उनकी मदद से उनके रॉकेट के साथ, और पाकिस्तान के लिए ये एक तारीख साज दिन है। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है। हमें भी समझाइएगा, देखने वालों को भी समझाइएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, कितना अहम है ये जो आज अभी तो खैर लॉन्च हुआ, 5 दिन में गालिबन पहुंचना चांद पर, बट दिस मिशन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरी जो पाकिस्तानी नेशन है उसको मुबारकबाद, जो देखने वाले तमाम नाजरीन हैं उनको कि हमारा ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अब इंशाल्लाह ये सैटेलाइट 5 दिन के बाद 8 मई को चांद के मदार में पहुंचेगा। सो 5 दिन के बाद ये चाइनीज मिशन जो है उससे ये अलहदा हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली मून के गिर्द ऑर्बिट करेगा और हमें चांद के सरफेस की तस्वीर और जो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पढ़ रहा था दैट ये जो आई क्यूब कमर इट्स 7 किलोग्राम, 7 किलो वजनी है। और वैसे ओवरऑल जो बाकी पेलोड है रॉकेट के साथ, उनके जो मिशन के साथ जा रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, 8200 किलोग्राम के करीब है। तो मतलब ये बड़ा कुछ स्मार्ट सा मॉडल है, ये भी कुछ बताइएगा। जस्ट 7 किलो एक्चुअली बिल्कुल, ये एक्चुअली क्यूब सेट्स जो सैटेलाइट्स होते हैं, क्यूब सेट्स ये छोटी सैटेलाइट्स हैं क्यूब की फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उसने मुतारिफ कराया था, कैल पोली ने, और उन्होंने ये कहा कि एक हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं फिक्स डायमेंशंस का, ताकि जो यूनिवर्सिटीज भी हैं वो भी सैटेलाइट डिजाइन कर सकें, और क्योंकि एक फिक्स डायमेंशन होगी तो लॉन्च उनको करना आसान होगा, ताकि एक ही तरह का उनके लिए लॉन्चिंग पैड बनाया जाए। सही है। सो क्यूब सेट की कॉस्ट भी कम होती है और क्यूब सेट्स की उस लिहाज से एक बड़ी सैटेलाइट की निस्बत थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी रिलेटिवली लिमिटेड होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बैटरीज या पावर के कंस्ट्रेंट होते हैं। सो क्यूब सेट, ये भी एक क्यूब सेट है जो हमने लॉन्च की है। और आप ये बता रहे हैं कि जो क्यूब सेट्स जो होते हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बनाते हैं? जी, यूजुअली ट्यूब सेट्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स या रिसर्चर्स वो बनाते हैं, लेकिन अब तो आपने जैसे सुना होगा स्पेस एक्स के बारे में कि वो भी ये स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मिनिचराइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं और वो छोटी सैटेलाइट से बड़े काम लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो हमारा भी यही मकसद था कि एक छोटी सैटेलाइट, एक क्यूब सेट जिसको लॉन्च करना भी आसान हो, और हमारे पास क्योंकि तो टेक्निकलिटीज की भी ज्यादा बेहतर आगे फ्यूचर के लिए समझ आ जाती है और हो जाता है। मैं एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में, अब सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देखते हैं लोग ये उठाते हैं, एक तो हमारा स्पेस मिशन बहुत अरसे के बाद, चलो ये जो अचीवमेंट है इसको इस पर खुश होना चाहिए और अल्लाह करे कि इससे आगे बढ़े, लेकिन हाउ फार बिहाइंड, हम कितना पीछे हैं। चाइना तो खैर अगली कहानी निकल के ये है, भारत से भी। जी एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जैसे एक रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज हैं, उनकी इंडिया के पास अपने हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, हमारी अपनी डेफिनेटली यानी कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, लेकिन हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके लिहाज से पूरी कोशिश करते हैं कि
बेहतर से बेहतर काम किया जाए। अभी पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने मुतअद्दिद सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, और ये जो iCube है, ये तो क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का। हमने पहले iCube 1 लॉन्च किया था, अब ये iCube कमर लॉन्च किए। सो आप ये देखिए कि एक यूनिवर्सिटी भी अगर चांद तक पहुंच रही है पाकिस्तान की, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। स्पार्को नहीं पहुंच रहा, यूनिवर्सिटी पहुंच गई, ये तो खैर बड़ी मुबारकबाद की बात है डॉक्टर साहब। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि मैं इसमें बीच में ये जरूर क्लैरिफाई कर दूं कि स्पार्को की बड़ी सपोर्ट इसमें रही है इस मिशन में। स्पार्को हमारा नेशनल स्पेस का इदारा है, और ओवरऑल उनके पास बड़ी अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज भी हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी सैटेलाइट के कुछ कंपोनेंट्स वगैरह की टेस्टिंग के लिए स्पार्को की फैसिलिटीज यूज की। अच्छा डॉक्टर साहब, फंड्स की वजह से, मतलब हमारे पास उतना रेवेन्यू नहीं है, ये तो किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है। आजकल हर दूसरी बात हम ये कर रहे होते हैं कि मईशत के मसले पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है, मतलब ये तो फिर उसके बाद की बात है कि जब बहुत बेसिक्स पूरी होंगी तो फिर बंदा कोई चांद पर जाने का सोचे या कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई पैसे लगाए। लेकिन इस वक्त आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास चूंकि फॉर द वांट ऑफ मनी, फॉर द लैक, कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो दैट इज द रीजन कि हम compete नहीं कर सकते अपने हमसायों के साथ। नहीं बिल्कुल, यानी ये मैं रिसोर्सेज की इन जनरल बात कर रहा था, लेकिन ये मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि जैसे उनके अपने एम्बिशंस हैं, यानी वो अपने लिहाज से सोच रहे हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए या इस पर्टिकुलर रेस में जाना चाहिए। हमारी अपनी यानी प्रायोरिटीज हैं, हम अपने लिहाज से सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली जब स्पेस की भी बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे सन के ऊपर भी कोई अपनी प्रोब भेज दी, या हम बाकी कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमें फ्यूचर में कुछ मदद दे। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी हमारा जो iCube है, ये चांद की कुछ तस्वीर भी लेगा, और प्लस हमारी जो ये सैटेलाइट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजें टेस्ट भी हो जाएंगी कि ये डीप स्पेस की हार्श एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकती हैं या नहीं। तो उसके बाद फिर कोई बड़े मिशन प्लान किए जा सकते हैं इसी तजर्बे से सीखते हुए। जो मैं समझ रहा हूँ, इस तजर्बे से सीखते हुए पाकिस्तान को जो फायदा होगा वो ये कि एक तो टेक्नोलॉजी और जो यहाँ पे ये तैयार किया गया है उसकी थोड़ी सी कॉन्फर्मेशन हो जाएगी कि किस हद तक दुरुस्त है और कितनी पायदार है और क्या मामला है। और वो फिर जाहिर है कि मतलब ये तो दुनिया की तारीख में हुआ है कि स्पेस मिशंस में जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो अल्टीमेटली आम दुनिया में आपके मेरे इंसानों के काम आती है। तो टेक्नोलॉजिकली उसका फिर पाकिस्तान फायदा उठाए, वरना वहाँ पर जो उसका प्रोब है उसका एज सच क्या यूजेज होगा हमारे लिए, या कल को उसका क्या बेनिफिट है जो प्रोब वो करेगा जब वहाँ पर जाकर देखना है। जो यानी हम आप iCube की बात कर रहे हैं, तो हमारा सैटेलाइट है जी, इसके अंदर बेसिकली 2 ऑप्टिकल कैमरास हैं, और ये कैमरास चांद की मुख्तलिफ सरफेस की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर लेंगे, और इन तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास चांद के सरफेस का एक मैप आ जाएगा, और हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई लैंडिंग मिशन भी प्लान करता है पाकिस्तान, तो हमें अपने मैप्स होंगे हमारे पास चांद के। और इसके अलावा ये भी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, और जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यानी हमें हेल्प करती हैं। टेक्नोलॉजी जो उसमें जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, वो मतलब अगर सक्सेसफुली जो सोचा है आपने उसी तरह से वो काम करता है तो जाहिर है कि वो यहाँ पे उसका फ़ायदा हो सकता है और उससे बेहतर आपने जो बताया कर सकते हैं। लेकिन चांद की तस्वीर वाला डॉक्टर साहब मामला, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो तो ऑलरेडी मौजूद है वैसे, और उनका कोई ऐसा फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा जिसकी तरफ आप इशारा जी टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा तो मेन फ़ायदा है, लेकिन चांद की तस्वीर भी जो अवेलेबल है हमारे पास वो बड़ी लिमिटेड अवेलेबल है। अब जैसे जो भी प्रोब्स हैं चांद पे, सैटेलाइट्स हैं, वो जो भी डाटा लेते हैं उनमें से कुछ बिल्कुल लिमिटेड सा पब्लिक करते हैं, सारा डाटा बिल्कुल पब्लिक नहीं है। सो जो हमारे अपने इमेजेस होंगे वो क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टी होंगे, सो हम उनसे इस तरह का एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जैसे चांद के जब सैटेलाइट एक चक्कर 12 घंटे में लगाते हैं, सो जब ये मुख्तलिफ चक्कर लगाता रहेगा तो आज के दिन अगर एक इमेज लिया है, एक मे बी 3 महीने बाद लिया है सेम जगह का 6 महीने बाद, तो कुछ चेंज डिटेक्शन के ऊपर पता चल सकता है कि क्या मून के सरफेस के ऊपर कुछ छोटी मोटी भी तब्दीली आ रही है किसी भी तरह की, क्या उनके कोई
मौसम वगैरह का कोई इफेक्ट होता वहाँ पे, मतलब किस तरह से वो वेरी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद साहब, आपने अपना वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे।